हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आर.पी. माहेश्वरी, हेड इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू। आज हम आपको ई लेक्चर्स की सीरीज़ में जो इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी सब्जेक्ट है ई 205, इसका यूनिट नंबर 3 रेजोनेंस या अनुनाद, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आप जो फर्स्ट ईयर से अभी सेकेंड ईयर में आए हैं, तो फर्स्ट ईयर में के फिजिक्स के अंदर आपने रेजोनेंस या अनुनाद के बारे में पढ़ा होगा। उसको ध्यान रखते हुए हम आपको रेजोनेंस और इसका जो डिटेल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रेजोनेंस में दो पार्ट हैं, एक सीरीज रेजोनेंस है, एक पैरेलल रेजोनेंस है। हम पहले डिस्कस करेंगे सीरीज रेजोनेंस, ठीक है। तो सीरीज रेजोनेंस में क्या होगा कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल के 3 पैरामीटर हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये तीनों सीरीज में जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो चित्र में ये सीरीज आरएलसी सर्किट को बताया गया। ये सीरीज आरएलसी सर्किट है, आर, एल और सी सीरीज में जुड़े हुए हैं तीनों। इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, और यहाँ पे हमने ऑल्टरनेटिंग सोर्स या एसी सोर्स लगा रखा है, जिससे तीनों हमारे जुड़े हुए हैं। वी अप्लाइड वोल्टेज है और एफ फ्रिक्वेंसी है, सप्लाई की फ्रिक्वेंसी है। तो वी कॉमा एफ हमने यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पर आर क्या है? आर श्रृंखला प्रतिरोध है या रेजिस्टेंस है, इसकी यूनिट ओम है। एक्सेल बराबर होता है ओमेगा एल। एल इंडक्टर है, जबकि एक्सेल है उसको बोलते हैं इंजेक्टिव रिएक्टेंस, या हिंदी में आप बोल सकते हैं उसको प्रेरणिक प्रतिघात, ठीक है। तो एक्सेल बराबर ओमेगा एल इंजेक्टिव रिएक्टेंस, इसकी यूनिट ओम होती है। इसी प्रकार से एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी, जिसको हम बोल सकते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस या संधारित्र प्रतिघात, इसकी यूनिट भी ओम है। इस प्रकार से आर की यूनिट ओम है, एक्स एल की यूनिट ओम है, एक्स सी की यूनिट ओम है। ओमेगा है उसको हम बोलते हैं रेडियन फ्रिक्वेंसी, और ओमेगा बराबर होता है 2πf, ठीक है। तो ये सीरीज सर्किट है, आर ओम में है, एल इंडक्टर हेनरी में है, सी कैपेसिटेंस फेरेड या माइक्रोफेरेड में है, जबकि एक्सएल, एक्सी और आर तीनों की जो यूनिट है वो ओम है, ठीक है। तो अब ये जो सर्किट है सीरीज में आर एल लगा रखा है हमने, आर एल सी, इसमें Z बराबर इम्पीडेंस, इस सर्किट की प्रतिबाधा क्या होगी? तो इस सर्किट की प्रतिबाधा होगी Z बराबर R प्लस JXL माइनस JXC, ये सर्किट की प्रतिबाधा होगी, ठीक है। तो इसमें से हम J कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो R बराबर J और एक्सेल की वैल्यू ओमेगा रख दी और एक्स की लिख दी 1/ओमेगा सी। इसको जो एक्सेल और जे एक्सी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। एक्सी के लिए जब एक्सी बराबर क्या होगा? 1/j/c होता है, ठीक है। तो इसमें जे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे जे स्क्वायर हो जाएगा, तो जे स्क्वायर इज -1, ऊपर जे है तो हो जाएगा -j, तो ये हो जाएगा -j/ओमेगा सी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया -j/ओमेगा सी, ठीक है। अभी जे कॉमन ले लिया ब्रैकेट में, तो अंदर ब्रैकेट में हो गया ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। तो ये जो इम्पीडेंस है Z, इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट कहलाता है रेजिस्टिव पार्ट या रियल पार्ट, जिसकी वैल्यू है R, और प्लस ये जो J वाला भाग है इसको हम बोलते हैं इमेजरी पार्ट, हिंदी में काल्पनिक भाग बोल दीजिए, या इसको हम बोलते हैं रिएक्टिव पार्ट। तो Z जो है, Z इम्पीडेंस जो है उसके दो पार्ट है, एक रेजिस्टिव भाग R और रिएक्टिव पार्ट जो J वाला पार्ट है ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। अब रेजोनेंस की क्या कंडीशन? तो रेजोनेंस की क्या कंडीशन है कि इस सर्किट के अनुनाद स्थिति में आने के लिए Z का काल्पनिक भाग का मान 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मीन्स ये जो Z है, तो हम कब पाएंगे सर्किट रेजोनेंस में? जब इसका काल्पनिक भाग का मान 0 हो, ठीक है। तो अतः
रेजोनेंस में क्या होना चाहिए, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये रेजोनेंस की कंडीशन है, ठीक है। तो ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c इक्वल टू 0, ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा c, इस ओमेगा c को इधर ले आएंगे, या ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/LC, या रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है, इसको हमने नाम दे दिया ओमेगा r इक्वल टू 1/√LC, ठीक है। तो ये हमारा रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का फार्मूला है। अब ओमेगा बराबर होता है 2πf, तो दोनों तरफ 2π से डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा FR, तो FR बराबर 1/2π√LC, ठीक है। तो या तो ओमेगा आर है अनुनाद आवृत्ति, या FR भी अनुनाद आवृत्ति कहलाती है। तो यदि देखिए आपको एक्सप्रेशन में रेडियन पर सेकंड में दिया हुआ है या रेडियन पर सेकंड में आंसर निकालना है, तो आपको ओमेगा आर का प्रयोग करना पड़ेगा, ओमेगा आर इक्वल टू 1/√LC। यदि क्वेश्चन में साइकिल्स पर सेकंड या हर्ट्ज के अंदर पूछा जा रहा है या आवृत्ति का मान हर्ट्ज में दिया हुआ है, तो फार्मूला जो यूज़ होगा वो होगा FR इक्वल टू 1/2π√LC। तो ये क्वेश्चन देख के मालूम चलेगा कि अनुनाद आवृत्ति के लिए हमको सूत्र कौन सा इस्तेमाल करना है, FR इक्वल टू 1/2π√LC यदि हर्ट्ज में दे रखा है या पूछा जा रहा है, या ओमेगा आर इक्वल टू 1/√LC यदि रेडियन पर सेकंड में पूछा जा रहा है या दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि रेजोनेंस के लिए आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के लिए हम या तो ओमेगा को बदलें या एफ को बदल सकते हैं। ओमेगा और एफ एक ही बात है, क्योंकि 2π का मल्टीप्लिकेशन है जो कि कांस्टेंट है। तो रेजोनेंस ये ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c इक्वल टू 0 किया हमने, तो कैसे 0 हो सकता है ये, या तो ओमेगा को बदलें मीन्स एफ, या हम एल को बदलें, या हम सी को बदलें। तीनों में से किसी एक को यदि हम बदलते हैं और जब ये कंडीशन आ जाएगी ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c, तो हम ये कहेंगे ये जो आपका सर्किट है ये अनुनाद आवृत्ति में आ गया है, ठीक है। तो रेजोनेंस कंडीशन के लिए क्या होगा कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि सीरीज RLC सर्किट में अनुनाद स्थिति लाने के लिए फ्रीक्वेंसी f या ओमेगा एल अथवा c को बदला जा सकता है। इन तीन को बदल के हम सर्किट में अनुनाद आवृत्ति ला सकते हैं। आपने रेडियो देखा होगा, उसमें जो ट्यूनर होता है, तो जब ट्यून करते हैं हम उसको, तो ट्यून करने का मतलब ये है कि हम उसके अंदर बेसिकली, जैसे भी आपको बताया कि हम या तो एफ बदल सकते हैं, या एल बदल सकते हैं, सी बदल सकते हैं, लेकिन रेडियो के अंदर हम जब ट्यून करते हैं इसका मतलब हम कैपेसिटर की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल कैपेसिटर बनाना तुलनात्मक रूप से वेरिएबल इंडक्टर की तुलना में सस्ता पड़ता है। इसलिए हम ट्यूनर को जो चेंज करते हैं उसमें सी की वैल्यू हम चेंज करते हैं। सी की वैल्यू चेंज करते हैं जिस फ्रिक्वेंसी के लिए स्टेशन सेट है, जैसे हम सी की वैल्यू चेंज करेंगे अनुनाद आवृत्ति आ जाएगी, तो वहाँ पे उस स्टेशन का आवाज़ आपको सबसे ज़्यादा सुनाई देगी। तो इस प्रकार से ये जो रेजोनेंस का जो एक्सप्रेशन है इसको आपको ढंग से समझ लीजिए, बिल्कुल सिंपल एक्सप्रेशन है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अब हम आपको इसका जो पूरा बिहेवियर है रेजोनेंस का, अलग अलग फ्रिक्वेंसी के वैल्यू के ऊपर इसका बिहेवियर अलग अलग होता है। तो कैसे होता है ये मैं आपको ये छोटी टेबल जो बना रखी है इसकी सहायता से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसमें हम तीन कंडीशन डिस्कस करेंगे। पहली मेन कंडीशन है जब फ्रिक्वेंसी का मान रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के बराबर है, FR के बराबर है, ठीक है। आप ढंग से समझ लीजिए, पूरा जो ये रेजोनेंस है या इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या जिसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो इसी ग्राफ के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो पहला जो हम टेबल ले रहे हैं सेंटर की टेबल है ये, जब फ्रिक्वेंसी का मान रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी FR के बराबर है तो F इक्वल टू FR या ओमेगा इक्वल टू ओमेगा R, दोनों में से कोई भी चीज़ हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पहले ही बता दिया कि XL बराबर XC होता है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर, तो XL बराबर XC होगा या ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा c होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये जो पहला जो अपना ग्राफ था हमारा,
तो जेड बराबर आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी था। अब रेजोनेंस के ऊपर ओमेगा एल बराबर ओमेगा सी, तो ये वैल्यू जीरो हो गई पूरी। तो जेड का मान किसके बराबर बच गया? केवल आर के बराबर। समझ में आया? तो जेड का मान किसके बराबर बच गया? केवल आर के बराबर। ठीक है, तो z इक्वल टू आर बच गया। और ये जो z का मान है ये इस इम्पिडेंस का मिनिमम मान है। क्यों? अगर और कोई भी फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है, तो ये जो ओमेगा एल जो है -1/ओमेगा सी, ओमेगा एल -1/ओमेगा सी, इसी को सर्टेन वैल्यू आएगी। ठीक है, जब इसकी वैल्यू आएगी तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमेशा आर में जुड़ेगा वो। इसका मतलब रेजोनेंस के ऊपर जो आर है वो मिनिमम पे रहेगा। ठीक है, ये z इक्वल टू आर इज द वैल्यू मिनिमम। ठीक है, अब जब रेजिस्टेंस का मान सभी में मिनिमम है तो करंट बराबर होता है V/Z। ठीक है, जब z मिनिमम है तो ऑब्वियसली I मैक्सिमम हुआ, क्योंकि z नीचे है तो नीचे वाली चीज़ मिनिमम है तो उसकी वैल्यू, जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है I की वैल्यू, वो मैक्सिमम होगी। तो रेजोनेंस के ऊपर आपको ध्यान रखना है, करंट मैक्सिमम होता है सीरीज रेजोनेंस में, करंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब जब सर्किट में जो है हमने आपको ये बताया कि जो सर्किट है ये रेजोनेंस के ऊपर ओमेगा एल -1/ओमेगा तो जीरो हो गया, तो केवल क्या बचिया? आर। देखिए सर्किट में तीनों एलिमेंट लगे हैं, आर भी लगा हुआ है, एल भी लगा हुआ है, सी भी लगा हुआ है। एक जेड का किसके मान बराबर होगा? आर का। क्यों? तो ओमेगा एल और ओमेगा सी 1/ओमेगा सी आपस में दूसरे कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो केवल क्या बचा? z इक्वल टू आर बचा। z इक्वल टू आर बचने का मतलब ये है कि जो हमारा सर्किट है ये कैसा हो गया? ये प्योरली रजिस्टिव सर्किट हो गया। तो सर्किट कैसा हो गया? बिहेवियर उसका रजिस्टिव, प्योरली रजिस्टिव। हालांकि तीनों है लेकिन बिहेवियर कैसा होगा? रजिस्टिव होगा। और जब रजिस्टिव सर्किट है तो उसका जो पावर फैक्टर होता है रजिस्टेंस के साथ, उसको हमेशा मैक्सिमम या यूनिटी होता है। पावर फैक्टर अधिकतम मान कितना होता है? 1। तो रेजोनेंस के टाइम में आपको ध्यान रखना है सर्किट जो है वो रजिस्टिव होगा, करंट का मान अधिकतम होगा मैक्सिमम, और पावर फैक्टर का मान भी अधिकतम होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया कि फ्रिक्वेंसी का मान कम कर दिया अनुनाद आवृत्ति से। अब आप इसको देखिए, अब फ्रिक्वेंसी को मैंने कम कर दिया। देखिए जब ओमेगा एल 1/ओमेगा सी बराबर था ओमेगा के ऊपर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, अब फ्रिक्वेंसी जैसे मैं कम करूँगा तो नीचे कम होएगा। तो ये जो 1/ओमेगा सी है, जैसे मैं ओमेगा को कम करूँगा तो 1/ओमेगा सी का मान बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? जैसी फ्रिक्वेंसी ओमेगा या एफ को कम करूँगा तो 1/ओमेगा सी का मान है वो तो बढ़ जाएगा, और ओमेगा एल का जो मान है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब एक्सी का मान एक्सएल से ज़्यादा हो जाएगा। कब? जब फ्रिक्वेंसी एफ का मान अनुनाद आवृत्ति से कम हो। ठीक है, तो जब फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कम होगी ना अनुनाद आवृत्ति से, तो सर्किट के अंदर एक्सी का मान ज़्यादा होगा। जब एक्सी का मान ज़्यादा होगा तो सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस तो है ही, और एक्सएल माइनस हो जाएगा एक्सी में से, तो क्या है नेट जो रिएक्टेंस बचेगी या नेट जो प्रतिघात बचेगी एक्सएल माइनस एक्सी या एक्सी माइनस एक्सएल, क्योंकि एक्सी का मान ज़्यादा है तो जो नेट रिएक्टेंस बचेगी उसका नेचर या उसकी प्रकृति कैसी होगी? कैपेसिटिव की जैसे उसकी प्रकृति होगी। ठीक है, जब कैपेसिटिव की जैसे प्रकृति होगी तो सर्किट बिहेव करेगा कैपेसिटेंस की जैसे। आर तो ही तो सर्किट आरसी की जैसे बिहेव कर सकता है, या हम कह सकते हैं कि सर्किट का जो बिहेवियर है वो कैपेसिटिव है। और जब कैपेसिटिव है तो जो पावर फैक्टर है वो डेफिनेटली कैसा होगा? लीडिंग प्रकृति का होगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसका उल्टा, यदि फ्रिक्वेंसी का मान अनुनाद आवृत्ति से ज़्यादा होगा, ठीक है, जब एफ इज़ ग्रेटर देन एफ आर या ओमेगा इज़ ग्रेटर देन ओमेगा आर, ठीक है,
तो अब XL का मान XC से ज़्यादा होगा, या हम यह कह सकते हैं ओमेगा L इज़ ग्रेटर देन 1/ओमेगा C। ये L जो है मल्टीप्लिकेशन में ओमेगा इंटू L है, नीचे नहीं है। XL में तो L नीचे है, लेकिन यहाँ ओमेगा L में जो L है ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर है। तो ओमेगा L इज़ ग्रेटर देन 1/ओमेगा C। इट मीन्स अब जो सर्किट होगा वो हमारा इंडक्टिव प्रकृति का होगा, क्योंकि XL का मान XC से ज़्यादा है। तो जब XL ज़्यादा होगा तो सर्किट बिहेव करेगा इंडक्टिव की जैसे, और जब इंडक्टेंस सर्किट में है तो आपको पता होना चाहिए कि पावर फैक्टर होता है सर्किट का वो लैगिंग नेचर का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं इस टेबल के माध्यम से, समराइज है टेबल, कि जब अनुनाद आवृत्ति का मान के बराबर फ्रिक्वेंसी का मान अनुनाद आवृत्ति के मान के बराबर होगा तब सर्किट हमारा रजिस्टिव बिहेव करेगा। यदि आवृत्ति का मान अनुनाद से कम कर देंगे तो सर्किट कैपेसिटिव की जैसे व्यवहार करेगा, पावर फैक्टर लीडिंग हो जाएगा। और यदि आवृत्ति का मान अनुनाद से ज़्यादा कर देंगे तो सर्किट हमारा इंडक्टिव हो जाएगा और पावर फैक्टर सर्किट का लैगिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी को बदलने पर जो सीरीज RLC सर्किट है वो अलग अलग आवृत्ति के मान के ऊपर अलग अलग बिहेव करेगा। कभी रजिस्टिव बिहेव करेगा, कभी इंडक्टिव बिहेव करेगा, कभी कैपेसिटिव बिहेव करेगा। इसी प्रकार से जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी को बदलते जाएंगे उसी प्रकार से सर्किट के अंदर पावर फैक्टर का मान और उसकी प्रकृति भी बदलती रहेगी। कभी यूनिटी पावर फैक्टर हो जाएगा, कभी यूनिट से कम होगा तो लैगिंग भी हो सकता है, यूनिट से ज़्यादा होगा तो लीडिंग प्रकृति का भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये टेबल जो आपको बताती है ये पूरा सर्किट के अंदर बिहेवियर बताती है कि यदि हम फ्रिक्वेंसी को बदलते हैं तो फ्रिक्वेंसी को बदलने से बार बार सर्किट का बिहेवियर और उसका पावर फैक्टर चेंज होता रहता है। इस पूरी चीज़ को हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की सहायता से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसको मैं कल बताऊंगा। आज आप पहले इसको ढंग से समझ लीजिए और इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, जिससे आपको एक बार ये मालूम चल जाएगा कि ये सीरीज RLC सर्किट के अंदर जब हम फ्रिक्वेंसी को बदलते हैं तो सर्किट किस तरह से बिहेव बदलता रहता है।